प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम एमपीपीएससी 2020 में आयोजित होने वाली प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम देखेंगे सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या इसके संवैधानिक प्रावधान हैं, इसको क्या शक्तियां दी गई हैं, ये हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको किस तरीके से ये मेंटेन करता है, और जो करप्शन वगैरह है इसको किस तरीके से ये उजागर करता है। भारत की लोक लेखा समिति इसकी किस तरीके से रिपोर्ट जांच करती है। इन सब में महत्वपूर्ण और वर्तमान में सीएजी का क्या महत्व है, क्या इसको और अधिक शक्तियां देने की जो है और अधिक स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए, तो साथियों, विशेषकर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक दो बार मेंस लिखा होगा, प्रारंभिक परीक्षा दी होंगे, तो वो इस नोट्स की बहुत इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे कंटेंट को शामिल किया है जो प्राय होना चाहिए प्री कम मेंस की दृष्टि से। इसलिए आप इन नोट्स को आप अपनी पर्सनल नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए, तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 टू 151, 148 से 151 में हमारे यहाँ कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल कैग का प्रावधान है। वर्तमान में यदि हम बात करें सामान्य परिचय की, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में राजीव महर्षि जो है ये भारत के कैग है। प्रथम कैग कौन थे? बी नरहरि राव। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, अर्थात हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सामान्य भाषा में इसको कैग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में स्पष्ट रूप से कैग का प्रावधान है, जो कि क्या काम करेगा? केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय व्यय की जांच करता। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों की, और उनके द्वारा जो भी संस्थान नियंत्रित होते हैं, उन सबकी आय व्यय का लेखा जोखा करता है या जांच करता है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामले में समय समय पर प्रकाश में लाती है। आपने विनोद राय, सीएजी विनोद राय जी का नाम सुना होगा, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोल घोटाला हो, इन सब चीज़ों को उजागर किया था। इससे पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंट संस्था है ये। चलिए, आगे हम देखते हैं कि इसका क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो आप देखोगे कि आर्टिकल जो 148 है, इसमें कहा गया है कि कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा सत्य। कैग की नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलवाएगा, उसके लिए क्या सेवा शर्तें होंगी, इन सब चीज़ों का इसमें प्रावधान करता है। अगला आर्टिकल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति। ये अभी आपको पता होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। आर्टिकल 149 अनुच्छेद 50 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, मतलब जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो किसको सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? सदन पर रखवाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया प्रश्न है कि कैग की रिपोर्ट को सदन में कौन रखवाता है? तो कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है।
और राज्यों में ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राज्यों में ये राज्यों का जो भी लेखा जोखा होता है उसको अपनी रिपोर्ट ये राज्यपाल को सौंपता है, जो कि राज्यपाल कहाँ रखवाता है इसको? राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर ये पद का सृजन कैसे हुआ। तो देखिए, हम पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं तो 1858 की बात है। क्यों? क्योंकि 1858 में क्या हो गया था? भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया था। 1858 से पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ऐसी कंडीशन में महालेखाकार का कार्यालय जो बना, ये कब बना? 1858 में। और आपको पता होगा कि 18 फरवरी 1860 को, है ना, कब? 18 फरवरी 1860 को क्या हुआ था? भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ था। अर्थात अब सार्वजनिक संपत्ति यहाँ पे आने लगी, तो अब उस पर नियंत्रित, उसके खर्चे पर, आय व्यय पर जो है उसका हिसाब किताब रखना, ये सब जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पद का सृजन किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब ये अब सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करेगा, एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय ढांचे में, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पदों को शक्ति और शक्ति दी। यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही। कब तक? 1947 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सीएजी, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। कौन से आर्टिकल में? 148 में। वर्ष 1958 में केग के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति सेवा शर्त अधिनियम 1971 लागू किया। अधिनियम ने केग को केंद्र और राज्यों के लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1976 में केग को लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। ये भी पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन से कब मुक्त कर दिया गया? तो 1976 से कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम, चूंकि ये मेंस की दृष्टि से पूछा जाता है कि ब्रिटेन के केग, चूंकि वहाँ से प्रेरित है ये, और हमारे यहाँ के केग में सामान्यतः क्या अंतर है? तो ध्यान रखिए, ये मेंस की दृष्टि से है। भारत का केग केवल महालेखा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, भारत का केग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है। कहाँ का? भारत का। और नियंत्रक महालेखाकार की नहीं। जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ ये नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी इसमें निहित होती है। मतलब वहाँ ज़्यादा पावरफुल पद है ये। दूसरा है कि भारत में केग पैसा खर्च होने के बाद, जब पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो। जबकि यूके में केग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जाता। अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में कि केग जो रिपोर्ट की जांच करता है ये सामान्यतः है पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया है। अर्थात आदमी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी
पोस्टमार्टम हो रहा, मतलब ये कि घोटाला हो गया उसके बाद जांच हो रही है। तो इस तरीके से इस पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो ये मेंस की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। 3 नंबर के लिए पूछा जाता है कि भारत और ब्रिटेन के जो CAG है दोनों में क्या अंतर है, तो आपको यही बताना। भारत में केग संसद का सदस्य नहीं होता, हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसका ये मेंबर नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या केग हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या होता है, मेंबर होता है। ये अंतर है, 3 बेसिक अंतर। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। केग एक स्वायत्त संस्था है। जब ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है तो ये कैसे कार्य करती है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, केग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? एक तो राष्ट्रपति जो है क्या काम करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा। पहला प्रश्न प्री में ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। अर्थात जिस तरीके से हम भारत के निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इनको जिस तरह UPSC के अध्यक्ष इनको जिस तरीके से हटाते हैं, ठीक वैसे ही हटाने का प्रावधान यहाँ पर किसके लिए है, CAG के लिए है। अगला है, एक बार केग के पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय पर कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा। CAG का वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न नहीं की जा सकती, मतलब बदली नहीं जा सकती। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के सैलरी में कटौती की जा सकती है, अन्य जो भत्ते हैं वो बंद किए जा सकते, कम किए जा सकते, लेकिन हम CAG के वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं कर सकते। उसकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित होती है। कैगी के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको पावर क्या है, क्या शक्तियां CAG को दी गई हैं। तो देखिए इसकी शक्तियां देखते हैं। ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां जहां पे विधानसभा है कि संचित निधि से संबंधित सभी प्रकार के जो भी खाते होते हैं उन सब का क्या करता है, ऑडिट करता है। भारत की आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से संबंधित ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करना भी ये केग का काम है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों, निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर, मतलब जो भी राज्यपाल या राष्ट्रपति उसको जो और भी ऑडिट की जिम्मेदारी देगा वो करता है, चाहे वो स्थानीय निकाय हो या फिर अन्य हो। अगला है, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जो संसद के दोनों सदन पर रखवाया जाता है, और राज्य से संबंधित ऑडिट राज्यपाल को, जो राज्य विधानमंडल में रखवाया जाता है। फिर क्या होता है, संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है।
अब हमको ये देखना है कि जो सीएजी जो रिपोर्ट जांच करता है, फिर इस रिपोर्ट को कौन लोक लेखा समिति भी चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करती है। आगे प्रश्न पूछा जाता है मेंस में भी। थोड़ा सा हम लोक लेखा समिति के बारे में हम देख लेते हैं क्या होती है। पब्लिक अकाउंट समिति, इस समिति की जो स्थापना है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। ये एक स्थायी संसदीय समिति है। कहेगी कि इसका मुख्य काम क्या है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें 15+7 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसमें कोई भी मेंबर मंत्री नहीं होता, मतलब कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। कहेगी कि ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंप दी जाती है। विनियोग खाते, वित्त खाते और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्ट को केग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। केग सबसे जरूरी मामले की एक सूची तैयार करके किसको सौंपता है, जो भी इम्पोर्टेंस है वो लोक लेखा समिति को सौंपता है, जो हमारी पब्लिक अकाउंट समिति है। केग कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। केग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई एवं आलोचना करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लोक लेखा समिति और केग आपस में आपसी समन्वय के माध्यम से सार्वजनिक जो संपत्ति है, धन है, उसके खर्चे पर मितव्ययता बरतते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसको किस तरीके से सदन पर रखते हैं। तो इस तरीके से सीएजी एक इम्पोर्टेंस पद माना जाता है। अगला है कि इसकी आलोचना क्यों होती है। सीएजी की आलोचना क्यों होती है। पीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है केग का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कई बार यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो देखिए, केग के पास खाते की जांच अथवा ऑडिट करने की शक्ति सीमित है। मतलब क्या है कि ये शक्ति कैसी है, सीमित। इसका मतलब यह है कि उसके पास उस पैसे पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है जो समेकित निधि से खर्च किए जा रहे हैं। वह केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका है, अर्थात पोस्टमार्टम। मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे बिटरेन में खर्च करने से पहले ही वो सार्वजनिक संपत्ति को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन हमारे यहाँ खर्च हो जाने के बाद उसकी ऑडिट की जाती है। तो ये एक आलोचनात्मक बिंदु है। दूसरा क्या, इसके विपरीत बिटरेन के केग के पास नियंत्रण जैसी शक्ति, वह केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका हो, अर्थात पोस्टमार्टम। इसके विपरीत बिटरेन के केग के पास नियंत्रक जैसी शक्ति नहीं होती, लेकिन केवल महालेखा परीक्षक के रूप में होती है। इसके अलावा केग का कार्यपालिका द्वारा किए गए व्यय से संबंधित दस्तावेज नहीं मांग सकता। मतलब हमारे यहाँ ये स्थिति है कि कार्यपालिका से यदि वो कोई दस्तावेज चाहे कि कहाँ कैसे खर्च हुआ है तो वो नहीं मांग सकता। वहीं दूसरी ओर केग पर कार्यपालिका द्वारा बार बार मनमानी का आरोप लगाया जाता है। केग पर कार्यकारी सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहा है। प्राय आपने देखा होगा, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो बीच में ये चल रहा था कि केग की शक्तियों को कम कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि जब बार बार ये बहुत सारे घोटाले को उजागर करने लगा, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कोल घोटाला और भी बहुत सारे घोटाले थे, उनको जब उजागर करने लगा तो ऐसी कंडीशन में इसकी शक्तियों को कम करने का प्रयास
तो कार्यपालिका क्या इसकी मनमानी की भैया कैग जो है ये मनमानी करता है, अनाप शनाप कुछ भी रिपोर्ट सौंप देता है। तो इस तरीके से इस पर तो ये आलोचनात्मक मूल्यांकन है। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आपको ध्यान रखना है कि आलोचना ना केवल इसकी कमी को अपितु इसके इंपॉर्टेंस महत्व को भी दर्शाती है। अब देखिए कैग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं हो रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे ई पेमेंट हो गया है, इसके बावजूद भी घोटाला हो गए हैं, घोटाला हो रहे हैं। फिर नियम कानूनों का बाकायदा जो है पालन हो रहा है, इसके बावजूद भी जो है घोटाले हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अब क्या हो रहा है, प्रशासन भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना अब आसान नहीं रह गया है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही केग अब कई सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजना जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी ऑडिट करता, मतलब कैग की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। कैग के पास जिम्मेदारी तो बढ़ा दी गई है और वो जांच भी कर रहा है और कई मामले को उजागर भी कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज भी यहाँ पर क्या है, किसकी कमी है, ऑडिट करने वाले कर्मचारियों की कमी है। क्षेत्र बढ़ा दिया गया। कैग की भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला जैसे। अब ये समय के अनुरूप इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि हमारा जो कैग जैसी संस्था है ये और अधिक पारदर्शी हो सके, सशक्त हो सके, स्वायत्त हो सकते और सभी विभागों की सभी तरीके से जांच कर सके ताकि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग ना हो। तो इसके लिए देखिए, तो इसके लिए क्या है कि क्या क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ केग अब सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजनाओं का भी ऑडिट करने लगा है, ये अच्छी बात है। दूसरा, इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है। इसके अलावा ऑडिट में कैग को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और जीएसटी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब जीएसटी आ गया है तो अब तो और ज़्यादा संभावना, प्रबल संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा कैग की अब बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। और आपने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, जो भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसने कहा था कि भ्रष्टाचार दो तरीके के होते हैं, एक जो कानून संगत होते हैं और दूसरे जो कानून गैर संगत होते हैं, जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। तो उसने कहा था कि जो कानून संगत भ्रष्टाचार होते हैं उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है, वो ज़्यादा घातक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाल फीताशाही जैसे शब्द जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी की भूमिका कैग की भूमिका बदल रही है। कैग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और क्या अधिकार होने चाहिए, कैग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं होता है। वो मांगता है लेकिन मिलते नहीं है समय पर। ये तो वैसी स्थिति हो रही है जैसे कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के, श्रमिकों के लिए हजारों बस खड़ी हुई है, लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि वो 4 दिन से खड़ी है, जब तक मजदूर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये राजनीतिक उसमें उलझे रहते हैं। आज हम जहां प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कई पदों पर नियुक्ति करने की बात करते हैं, जिसमें सीबीसी, लोकपाल और लोक आयुक्त शामिल है, कैग एक संवैधानिक पद है जिसका कार्य वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। तो क्यों ना इस पद को और अधिक तटस्थ बनाया जाए ताकि इसकी प्रभाविकता सुनिश्चित की जा सके। तो जैसा कि मैंने कहा साथियों कि समय के अनुरूप कैग एक महत्वपूर्ण पद है
निश्चित रूप से इसकी कुछ आलोचना होती है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि न केवल इसकी कमी को अपितु इसके महत्व को भी दर्शाती है। ये अभी आपने देखा होगा कि कई प्रकार के घोटाले इसने उजागर किए हैं, केक की भूमिका बढ़ते जा रही हैं। अब तो ये बात चल रही है सोशल ऑडिट की भी, क्योंकि कह रहा है कि पंचायत स्तर पर, नगरीय निकायों स्तर पर सोशल ऑडिट की जाए। ये मेंस में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोशल ऑडिट क्या पूछा जाता है? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है ये पूछा जाता है। तो जहाँ पे हमारे पंचायत, हमारे प्रशासन के व्यक्ति भी होंगे, कैग के व्यक्ति भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे और गांव के गणमान्य व्यक्ति भी होंगे, ये सब मिलकर ऑडिट करेंगे तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ऐसी कैग का मतलब है कि भैया हम जो भी काम कर रहे हैं पारदर्शी तरीके से हो। और चूंकि अभी 21वीं सदी है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समय है, तो हमको ये भी देखना है कि हमारे इतने सारे मंत्रालय होते हैं, इतने सारे विभाग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी होते हैं, तो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, इन सब के। तो उस आधार पर यहाँ पर किन की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, सीओजी में जो पद खाली रिक्त पड़े हुए हैं वो पद, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए तो ये हमारा काफ़ी अच्छा लेक्चर था। यहाँ से जो भी प्रश्न निकलते हैं मैंने आपको बताया। फिर हम जब प्री टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे और भी आपको क्लियर होगा, लेकिन प्री कम मेंस की दृष्टि से आप अपने नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही अच्छे नोट्स है। तो थैंक यू दोस्तों, हम अभी अगला टॉपिक और कवर करेंगे।